हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके हैं उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम आप देख सकते हैं जनजाति। उत्तराखंड की जनजातियाँ। उत्तराखंड की जो जनजाति हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और 5 कौन कौन से उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमने मैप बना रखा है। ये उत्तराखंड का मैप। अभी तो हमें प्रॉपर ढंग से उत्तराखंड का मैप, यही मैप बनाना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैप से हमारे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, मैप का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, तो मैप से चीज़ें याद भी ज़्यादा समय तक हो जाती हैं। जैसे आपने कोई मूवी का देखा होगा, अगर आप मूवी देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इमेज हमारे आंखों में पड़ती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, उत्तराखंड की जनजातियाँ। तो आप देख सकते हैं, अब ये जौनसारी, सबसे पहले हम जौनसारी पढ़ेंगे। जौनसारी लोग कहाँ पाए जाते हैं? मेन रूप से जौनसारी लोग उत्तराखंड के इधर साइड पाए जाते हैं। ये कौन सा है? ये देहरादून और चक्राता वाला एरिया है। यहाँ पे जौनसारी लोगों की बहुलता देखी जाती है। ठीक है, जौनसारी लोग यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरी जनजाति है बोक्सा। बोक्सा जनजाति आपने रामनगर बाजपुर साइड सुना होगा। इधर बोक्सा जनजाति धूमधाम से पाई जाती है, बोक्सा जनजाति। ठीक है, उसके बाद पिथौरागढ़ साइड में पाई जाती है राजे जनजाति, जो हमारे यहाँ की सबसे छोटी जनजाति है। और फिर खटीमा और सितारगंज साइड में आपने सुना होगा थारो जनजाति। खटीमा और सितारगंज इधर थारो जनजाति पाई जाती है। बाकी ये भोटिया हो गई, मारछा, तोरछा, जाट, भिलंगना, ये भोटिया की एक उपप्रजाति है। ये भोटिया में ही आते हैं ये लोग। जैसे कहीं भोटिया को मारछा नाम से जाना जाता है, तो कोई उनको तोरछा नाम से जाना जाता है, कहीं उनको जाट भिलंगना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनजातियों पे। नोट्स अगर बनाने हो तो एज इट इज़ बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ। उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। कितने? 5 प्रकार की जनजातियाँ उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आप पांचों का नाम लिखेंगे हम क्रम से। पहले है जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी जनजाति। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा देहरादून इधर साइड जो मिलती है वो जौनसारी है। उसके बाद पाई जाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति। तीसरी जनजाति का नाम है बोक्सा जनजाति। तीसरी है बोक्सा जनजाति। चौथी है यहाँ की जौनसारी, थारू और राजी। और अंतिम में भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति। तो उत्तराखंड में मेनली 5 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनका नाम ये क्रम से आप देख सकते हैं: जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी और भोटिया। अब हमने ये चीज़ एक एक करके पढ़नी है। सबसे बड़ा कारण पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि एग्ज़ाम के लिए, पढ़ना इसलिए भी कि बहुत सारी नॉलेज अपनी इंक्रीज़ होती है, बहुत सारी आपको चीज़ें फैक्ट पता चलती हैं। तो सबसे पहले कॉपी में टाइटल डालेंगे जौनसारी। क्या टाइटल डालना है? जौनसारी। जौनसारी के बारे में जितने फैक्ट होंगे, इससे ज़्यादा ना आपको कहीं पढ़ने हैं, ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कुछ ज़रूरत है हमको। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे हम जौनसारी। एक एक करके सब जनजातियों को पढ़ेंगे हम बड़े धूमधाम से। तो पहली जनजाति अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे जौनसारी। ठीक है, जौनसारी के बारे में क्या पॉइंट, पहला क्या पॉइंट आपको लिखना है? पहला पॉइंट लिखो कि गढ़वाल के सबसे बड़ी जनजाति, गढ़वाल के सबसे बड़ी जनजाति और उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति। पहला पॉइंट गढ़वाल के सबसे बड़ी जनजाति, कोष्टक में लिख दो उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति, उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, कब की? 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस हिसाब से सबसे जो बड़ी जनजाति, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है थारू जनजाति। तो यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स में लिख देना, सबसे बड़ी अगर पूछे तो थारू जनजाति और सबसे छोटी पूछे तो
सबसे बड़ी और सबसे छोटी है राजी जनजाति। अभी हमने मैप में देखा था कि थारू लोग और राजी लोग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की दूसरी जनजाति। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा लिखना है इनको इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। इंडो आर्यन प्रजाति से इनका संबंध है। ठीक है, पहला पॉइंट गढ़वाल के सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तराखंड की दूसरी है। दूसरा पॉइंट लिखना है इंडो आर्यन जनजाति। इंडो आर्यन जो है इंडो आर्यन प्रजाति। ये इंडो आर्यन का कैसे हमने देखा होगा, क्योंकि इनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं इनमें, जैसे चेहरा थोड़ा चौड़ा होना, नाक एकदम चपटी होना, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनके प्रमुख देवता। क्या लिखेंगे? इनके प्रमुख देवता। ठीक है, जैसे हमारे भी देवता होते हैं प्रमुख, कि कोई शिव जी, कोई भोलेनाथ को मानते हैं, ऐसे ऐसे प्रमुख जी देवता होते हैं। तो इनके प्रमुख देवता में लिखना है सबसे पहले महासु देवता। महासु देवता के बारे में भी और भी चीज़ें पढ़नी है। सबसे प्रमुख देवता है इनके महासु देवता। फिर एक दो देवता इनके और हैं, जैसे वासिक इनके देवता हैं। फिर एक पोठा इनके एक देवता का नाम है पोठा, एक का नाम है प्रवासी, एक देवता का नाम है चोलदा। ठीक है, ये इनके प्रमुख जो देवता है, देवताओं के नाम है। तो इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्या क्या पॉइंट? गढ़वाल के सबसे बड़ी जनजाति, उत्तराखंड की दूसरी जनजाति, इंडो आर्यन प्रजाति से इनका संबंध है, प्रमुख देवता इनके महासु, वासिक, पोठा, प्रवासी और चोलदा। ठीक है, ये दो के पहले पॉइंट। अब इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं समाज। जैसे हमारा समाज भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर वैदिक काल पढ़ा होगा तो समाज हमारे जन्म के आधार पर 4 भागों में बांटा था। जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, और उसके बाद वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। वैसे इनका जो समाज है, समाज 3 भागों में इनका बटा हुआ था। तो लिखेंगे यहाँ पे समाज 3 भागों में बटा। तो क्या क्या था समाज? एक को बोलते हैं खसास। क्या बोलते हैं? खसास। एक को बोलते हैं कारीगर। क्या बोलते हैं? एक को कारीगर। तीसरी जो यहाँ की सबसे बड़ी जो इनके समाज जो तीसरे भाग है वो है हरिजन खसास। क्या है? हरिजन खसास। ठीक है, हरिजन खसास। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको, ऐसे ही सवाल बनते हैं। तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी जौनसार समाज का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा आपको, खसास, कारीगर, हरिजन खसास, एक और नाम दे देगा मान लो। तो ऐसा हमें चीज़ें रटनी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। खसास। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, नोट करके लिखना अपनी कॉपी में कि कोल्टा, जो कोल्टा है ना, कोल्टा, ये इनकी ही हरिजन खसास की उपप्रजाति मानी जाती है। कोल्टा हरिजन खसास की ही उपप्रजाति मानी जाती है, कि उपप्रजाति। मतलब अगर आपसे सवाल ये आए कि कोल्टा जौनसार की किस प्रजाति की उपप्रजाति है, तो क्या बताओगे आप? हरिजन खसास। ठीक है, इसको अभी अब हमने बात करना है विवाह। जैसे यहाँ भी विवाह की 2-3 प्रथा, जो अमीर होगा वो अपने बच्चों के साथ धूमधाम से करेगा, और जो थोड़ा उनसे मध्यम परिवार वाले लोग हैं वो इतनी धूमधाम से नहीं करते। तो इनके जो विवाह प्रथा थी वो भी 3-4 तरह की थी, उसको पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे। अब हमने क्या देखना है, इनका जो विवाह प्रथा थी वो कैसी थी। मेनली सवाल ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि जो पीसेस वाले हैं वो यहीं से निकालते हैं सवाल, क्योंकि बच्चे इनको इतना डीप समझते नहीं, ऐसे हल्के से ऊपर ही से पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, ये यूके पीसीएस है, ये फैक्टर पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये कॉन्सेप्ट डीपली होने चाहिए आपके। ठीक है, तो बात करते हैं इनके विवाह प्रथा कैसी थी। क्या? विवाह जो प्रथा थी यहाँ 3 प्रकार की थी। पहले एक तो बहुपति विवाह था, बाद में वो खत्म हो गया था। तो उसको अगर 3 तरह की विवाह प्रथा कितनी थी? 3 तरह की। कितनी तरह की थी विवाह प्रथा? 3 तरह की। एक को बोलते हैं बेबी की। क्या बोलते हैं? बेबी की।
पहला विवाह जो प्रथा थी वो थी बेबी की, दूसरी थी बोई दोदी की, बोई दोदी की, और तीसरा है बाजदिया। यहाँ पे बहुपति विवाह भी था परंतु वह खत्म हो गया। तो मेनली हमें यही देखना है, इनकी जो जौनसार लोगों की विवाह प्रथा थी 3 भागों में 3 टाइप से थी, पहले बेबी की, फिर बोई दोदी की, फिर बाजदिया। ठीक है, सबसे साधारण विवाह माना जाता है ये, सबसे साधारण विवाह कौन माना जाता है पूछेगा तो क्या बताओगे, बेबी की सबसे साधारण विवाह माना जाता है। सबसे साधारण है तो कोई शान शौकत वाला भी, धूमधाम से वाला भी होगा, तो वो है अपना बाजदिया। जो ये है ये शान शौकत वाला विवाह, इसके कोष्टक में या आप नीचे लिख सकते हैं शान शौकत वाला विवाह, शान शौकत वाला विवाह। ऐसे आप लोग को नोट्स बनाने, ये एक देखो ढंग से पढ़ो, एक बार पढ़ो जो हमेशा के लिए काम है, बार बार चीज़ों को पलटने से ज़िंदगी नहीं बदला करती। तो बाजदिया शान शौकत वाली। अब इनकी वहाँ की प्रथा क्या है, यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ जो शान शौकत वाला ये बाजदिया विवाह है, इसमें क्या होता है, कन्या पक्ष से लोग वर पक्ष के पास जाते हैं बिल्कुल शान शौकत से। जैसे यहाँ क्या होता है, वर पक्ष से विवाह लेके हम वधू के पास जाते हैं, वहाँ उल्टा होता है इसके बाजदिया में। ठीक है, ये शान शौकत वाला विवाह। एक यहाँ पे लिख दो पितृसत्तात्मक समाज, क्या लिखोगे आप, पितृसत्तात्मक समाज। इनका जो समाज था कैसा, तो पितृसत्तात्मक। ठीक है, ये आपने लिखा होगा, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 3 तरह के विवाह होते हैं, बेबी की, बोई दोदी की और बाजदिया। इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ अभी नहीं है। तो बेबी की साधारण विवाह है, और जो बाजदिया सबसे शान शौकत वाला विवाह, और इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। अब इनके प्रमुख कुछ तीर्थस्थल लिखते हैं हम, कुछ प्रमुख इनके तीर्थस्थल। ठीक है, क्या लिखते हैं इनके प्रमुख तीर्थस्थल। ये भी इम्पोर्टेंट है बट उतने ज़्यादा नहीं, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक है हनोल, क्या है, हनोल। एक है कालसी तो आपने सुना होगा, अशोक का शिलालेख है कालसी। हनोल हो गया, कालसी हो गई। तीसरा क्या है, लाखा मंडल। क्या है दोस्तों, लाखा मंडल। ये 3 इनके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी लिख दो कि जो दीपावली है, दीपावली को ये क्या कहते थे, पांडव। दीपावली को क्या कहते थे ये लोग, पांडव। दीपावली को पांडव कहते हैं। दीपावली को पांडव कहते हैं, और जो विजयदशमी उसको पायता कहते हैं। विजयदशमी त्योहार होते हैं ना, विजयदशमी को पायता कहते हैं, विजयदशमी को पायता कहते हैं। ठीक है, दीपावली को पांडव कहते हैं और विजयदशमी को ये पायता कहते हैं। और इनके प्रमुख जो तीर्थस्थल हैं ये हैं। ठीक है, अभी 2-3 चीज़ आपको इनसे पहले ऊपर वाली मिस हो गई, उसको हम देखते हैं कि ये स्वयं को, ये लोग खुद को किसका, पांडवों का पूर्वज बताते हैं। पांडव, आपने महाभारत तो देखी होगी, पांडवों का पूर्वज बताते हैं खुद को, पांडवों के पूर्वज बताते हैं। और अपनी माता किसको बताएंगे, पांडवों की माता कौन थी, कुंती। तो अपनी जो माता बताते हैं, वो जो देवी मानते हैं वो कुंती को मानते हैं, देवी कुंती को। ठीक है, और यहाँ एक टर्मिनोलॉजी शब्दावली भी यूज होती है, धयांती और रयांती। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, धयांती और रयांती। जिस लड़की की शादी ना हो, मतलब कुंवारी लड़की को धयांती बोला जाता है, मतलब शादी से पूर्व, ऐसे लिखोगे आप, शादी से पूर्व लड़की को धयांती बोला जाता है, धयांती बोला जाता था। और शादी के बाद लड़की को रयांती बोला जाता है। शादी के बाद लड़की को क्या बोला जाता है, शादी के बाद लड़की को क्या बोला जाता है, रयांती। ये भी आप लोग नोट करेंगे।
ठीक है। स्वयं को किसका पूर्वज मानते थे ये पूछेगा तो पांडवों के। इनकी माता कौन थी? माता किसको मानते थे? कुंती माता को। दमयंती, दमयंती क्या होता था? शादी से पूर्व लड़की को दमयंती बोला जाता था, शादी के बाद लड़की को दमयंती बोला जाता था। ये तो फैक्ट हो गई इतने। अब हम बात करते हैं इनके लोक नृत्य की। किसकी? लोक नृत्य। तो टॉपिक टाइटल डाल लिया लोक नृत्य। लोक नृत्य, इनके लोक नृत्य में पहला तो है जंगबाजी। क्या है? जंगबाजी। दूसरा है रासो। रासो, रासो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये बन सकता है कहने से। हारुल परात। क्या है? हारुल परात। तांदी। क्या क्या है? जंगबाजी, रासो, हारुल परात, तांदी और एक ऋणता है, ऋणता। ऋणता, इस पे भी स्टार लगा दो। ये क्या है? इनके लोक नृत्य। आप पूछेगा कि जंगबाजी जो है किसका लोक नृत्य है, तो ये किसका है? जौनसार का। ठीक है। लोक नृत्य, लोक नृत्य कहते हैं, याद करना है, जंगबाजी, रासो, हारुल परात और तांदी और ऋणता। ठीक है, ये हो गए इनके लोक नृत्य पे बात। अब हम बात करेंगे इनके जो त्योहार होते थे, त्योहार किस पे बात करेंगे? इनके त्योहार, प्रमुख त्योहार लिख दो। जौनसार के प्रमुख त्योहार यहीं पे लिख देते हैं। जौनसारी के प्रमुख त्योहार। त्योहार को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। ठीक है, त्योहार। कितने त्योहार थे इनके? मेनली 4 ही त्योहार इनके इंपॉर्टेंट थे। एक था बीसू। क्या था? बीसू। क्या करते थे बीसू में? बीसू में क्या करते थे ये लोग? बीसू के अवसर पर जंगबाजी नृत्य करते थे। क्या करते थे? जंगबाजी। बीसू के अवसर पे क्या करते थे? जंगबाजी नृत्य करते थे। ठीक है। दूसरा त्योहार आता है इनका जागड़। क्या? जागड़ा, सॉरी, जागड़ा। जागड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर दो। डबल स्टार क्यों करना है? इसमें जो इनके प्रमुख देवता है, कौन से देवता है प्रमुख? अभी पढ़ा है हमने, महासु देवता। तो इसमें जो इनके प्रमुख देवता है महासु, लो लिखो महासु देवता। महासु देवता, महासु देवता की मूर्ति, महासु देवता की मूर्ति को नदी में स्नान कराया जाता था। नदी में स्नान कराया जाता था। और नदी का नाम अगर पूछेगा तो टॉस नदी। कौन सी नदी? नदी में महासु देवता, महासु देवता की मूर्ति को नदी में स्नान कराया जाता था। ठीक है, कराया जाता था। कराया जाता था नहीं, जाता है, कराया जाता है। ये है जागर के बारे में। तीसरा अगर त्योहार आपसे पूछे तो तीसरा त्योहार नूणाई। क्या है? नूणाई त्योहार। नूणाई, नूणाई पे कुछ खास नहीं करते, खाली त्योहारों के नाम है ऐसे ही जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें ये कहाँ होता था? भेड़ पालन। भेड़ पालन, भेड़ पालन, भेड़ पालन वाले इलाकों में, भेड़ पालन वाले इलाके में, भेड़ पालन वाले इलाके में, भेड़ पालन वाले इलाके में। और क्या होता था इसमें? भेड़ की खाल निकाली जाती थी। इस अवसर पर भेड़ की खाल निकाली जाती थी। भेड़ की खाल, भेड़ की खाल निकाली जाती थी। भेड़ की खाल निकाली, भेड़ की खाल निकाली जाती, भेड़ की खाल निकाली जाती थी इस अवसर पर। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? बीसू, जागड़ा, नूणाई। एक चौथा है इंपॉर्टेंट, रटा होना चाहिए, ये सवाल बनता भी है, तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। चौथा जो त्योहार याद करना है वो करना है मछमोड़ा। क्या याद करना है? मछमोड़ा। अभी ये शब्दावली भी बताऊंगा आपको कुछ। मछमोड़ा, मछमोड़ा में क्या होता था? ये नदी में तिमूर का पाउडर डाल देते। नदी में तिमूर का पाउडर डाल के मछलियों को बेहोश किया जाता था, फिर पकड़ा जाता था उनको। तो क्या लिखोगे? इस अवसर पर, इस अवसर पर, इस अवसर पर नदी में, इस अवसर पर नदी में तिमूर का पाउडर डाल के, तिमूर, तिमूर का पाउडर, तिमूर का पाउडर डालकर, डालकर मछली को बेहोश, बेहोश करके, बेहोश करके पकड़ने की प्रथा, पकड़ने, पकड़ने की प्रथा, पकड़ने की क्या थी? प्रथा थी। ये किस में थी? मछमोड़ा। ठीक है, याद आपको क्या क्या करना है, इन दोनों पे स्टार लगा दो, ये रटे होने चाहिए। ठीक है, मछमोड़ा और जागर। और नूणाई तो भेड़ पालन वाले इलाकों में भेड़ की खाल निकाली जाती थी। ठीक, और एक अंतिम बचता है दीपावली वाला। क्या बचता है? दीपावली।
तो यहाँ पे लिख दो दीपावली। दीपावली देखो हमारे दिवाली के 1 महीने बाद ये लोग दिवाली मनाते थे, मतलब राष्ट्रीय दिवाली के, ऐसे ही लिखना कॉपी में, अगर नोट्स बनाने हो ना कॉपी में ऐसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे ही लिखना। राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मनाते थे। और इस अवसर पर क्या करते थे? इस अवसर पर राष्ट्रीय दिवाली के 1 महीने बाद बना। इस अवसर पर महासू देवता और पांडव के गीत गाए जाते थे। इस अवसर पर महासू तथा पांडव गीत गाए जाते थे। पांडव गीत गाए जाते थे। ठीक है। और एक चीज़ क्या होता था, पुरुष लोग जो है इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे पुरुष लोग पत्तेबाजी नृत्य करते थे। क्या, कौन सा? पत्तेबाजी नृत्य करते थे। ठीक है। ये इतनी सारी बातें किसके बारे में हुई? जौनसारी के बारे में। अब हमें क्या जानना, अंतिम में इनकी कुछ जौनसार से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, उसको हम पढ़ेंगे। गला भी बहुत सूख रहा है आज। इनकी शब्दावली, इधर आप लिख सकते हो शब्दावली। पहले तो शब्दावली लिख दिया, पहले लिखो मोड़ा। देखो मोड़ा क्या होता था, हम लोग मेले बोलते हैं ना, जैसे ये लोग मोड़ा बोलते हैं। मोड़ा का डैश करके लिख दो मेले। फिर झगुली बोलते हैं ये किसको? ऊनी पैजामे को। ऊनी पैजामे को झगुली। सब लोग पहाड़ी जितने भी लोग हैं जानते होंगे झगुली। डिगबा ऊनी टोपी को बोलते थे ये डिगबा। ऊनी टोपी को बोलते थे ये लोग डिगबा। ठीक है। मेले को क्या हम मेले बोलते हैं, ये लोग मोड़ा बोलते हैं। झगुली बोलेंगे तो झगुली मतलब क्या निकालोगे? ऊनी पैजामा। और डिगबू मतलब होती है ऊनी टोपी। ठीक है। इतने सी बात थी इनके बारे में। अगर कुछ फैक्ट छूट जाएगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जौनसार के बारे में आप लोग को इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। देखो यार, पढ़ने का सबसे बड़ा कारण अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है नॉलेज इंक्रीज करना। और आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो देखो यार, अपना जो भी बनता है ना उस पर ध्यान दो। भगवद गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है। तो ऐसी आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि यार, दिमाग में तो थॉट्स आ ही जाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतने साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो यार देखो, वो एक दिन ही धूमधाम वाला रहेगा, उसी दिन मना लेना दीपावली वगैरह, जितने भी सारे त्यौहार आप लोगों को मनाने हैं। बाकी अंतिम में कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ अपनी लाइन को फिर विदाई दूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। और बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में जो 4 जनजातियाँ बची हैं उन पर चर्चाएँ करेंगे। धन्यवाद।